सेकंड ग्रेड के सभी विद्यार्थियों को मिस माथुर की राम राम। पिछली क्लास में आप प्लेन ज्योमेट्री का रिवीजन किया था और उसके साथ साथ कुछ फॉर्मूले और बचे, तो अपन मेंसुरेशन के जो एरिया वगैरह के फॉर्मूले हैं वो बचे, तो वो अपन देखते हैं। तो पहले तो अपन लेते हैं त्वरित रिवीजन सेकंड, और उसमें अपन मेंसुरेशन के फॉर्मूले देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को याद होगा। कोई भी त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, तो बेसिक फॉर्मूला आता है बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसी की सहायता से कोई भी ट्राइंगल दे रखा हो, अपन फॉर्मूले लिख लेते हैं। सपोज ये साइड बी सी ये ए हो गई और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया एच, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 ए इंटू एच। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। इसकी सहायता से अपन ये भी कह सकते हैं ये ट्राइंगल ए, ये बी, ये सी, ए के सामने वाला एंगल, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। यहां से परपेंडिकुलर ले दिया आपने, ये एच हो गया, ए एम लिख लें, ये एंगल बी है। तो यहां से अगर साइन भी निकालें आप, साइन ऑफ एंगल साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंबटिकर्ण, तो आ जाता है एच अपॉन सी, यानी कि एच बराबर आ गया सी साइन बी। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है स्मॉल ए और हाइट क्या आ गई सी साइन बी, तो ए सी साइन बी। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सी की जगह ये वाली साइड ले लेते आप बी, तो कितना हो जाता है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ ए बी साइन सी। और आप फिर बी सी वाला भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी साइन ए। ट्रिगोनोमेट्री में काम में लेते हैं, लेकिन अपना तो ज्योमेट्री में भी कई बार इसे काम में ले लेते हैं। और इन जनरल अपन ये याद कर लेते हैं, जैसे इस तरह का ट्राइंगल हो गया, ओ पॉइंट ओ ए बी, ये ट्राइंगल है, ये वाली साइड आपकी सपोज ए है और ये वाली साइड बी है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी 1/2 ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा, थीटा यानी कि ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल साइन ए ओ बी। उसी फॉर्मूले को स्मॉल ए और स्मॉल बी हटा के जनरल लिख दिया 1/2 ओ ए इंटू ओ बी साइन थीटा। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हैं आपको, तो हीरोन्स फॉर्मूला आता है, आसानी से प्रूफ हो जाता है। यहां अपन प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एस इंटू अंडरवुड एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है, सब लोग जानते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपके पास, बहुत समय से याद है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि त्रिभुज देने की बजाय त्रिभुज की मध्यकाएं दे रखी हों। वहां अपने पास जो एस लिखा था, एस क्या था, एस इज द सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज की जो परिमिति है वो ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बजाय ये त्रिभुज की भुजाएं देने के, इनकी जो हाइट ये मीडियंस हैं, मीडियंस दे देते हैं।
ए से जाने वाली मध्य का वही एबीसी त्रिभुज है, ए से जाने वाली मध्य का एडी, बी से जाने वाली मध्य का बीई और सी से जाने वाली मध्य का सी एफ। ये आपका सेंट्रोइड हो गया, केंद्रक हो गया। मान लेते हैं यहां कि सपोज एडी बराबर स्मॉल पी, बीई बराबर स्मॉल क्यू, सी एफ बराबर स्मॉल आर, और तीनों मध्यकाओं का योग, इसको फिर 2s लिख लेते हैं। 2s बराबर p प्लस क्यू प्लस आर हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल किया जाता है 4/3 अंडर रूट s इंटू एस माइनस पी इंटू एस माइनस क्यू इंटू एस माइनस आर। यानी कि जो इसकी मध्यकाएं हैं, मध्यकाओं की लंबाई को क्या किया आपने, त्रिभुज की भुजाएं ले ली और उसके बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया। उसका 4/3 कर देते हैं अपन, तो 4/3 अंडर रूट एस इंटू एस माइनस पी एस माइनस क्यू एस माइनस आर। अगर मध्यकाओं की लंबाई को भी एबीसी लिख लेते तो उसी को याद कर सकते हैं। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हुई। कई बार ऐसा दे रखा होता है कि ये त्रिभुज दे दिया आपको ए बी सी और त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एफ है, तो आपसे कहेगा डीईएफ का एरिया निकालें। तो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, तीन भुजाएं हैं आपके पास बीसीसीए एबी, उनके मध्य बिंदु क्रम से डीईएफ है, तो ये त्रिभुज बन गया। अब ये चार त्रिभुज बने, कौन कौन से चार त्रिभुज बने, एएफई त्रिभुज, बीडीई त्रिभुज, सीईडी और चौथा त्रिभुज हो गया त्रिभुज डीईएफ। एक तो चारों ये सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, आसानी से प्रूफ कर देते हैं। इनको अपन प्रूफ नहीं कर रहे हैं। तो चारों का क्षेत्रफल बराबर, और बराबर और चारों का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के 1/4 के बराबर होता है। चारों बराबर है, चारों सर्वांग सम है, चारों का क्षेत्रफल बराबर, चारों का क्षेत्रफल जोड़ने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो चारों का क्षेत्रफल बराबर होने के साथ साथ त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 1/4 हो गया। हाँ, और अगर यहां अपन ऐसा करते, ये दूसरा फिगर बना देता हूं, चलो इसी में देखते हैं। ये मध्यकाएं मिला दी, एडी बीई सी एफ, और ये इनका सेंट्रोइड हो गया जी। तो अब यहां जो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज जी बी सी, इसका एरिया बराबर होगा त्रिभुज जी सी ए, इसका एरिया बराबर होगा त्रिभुज जी ए बी, और तीनों का बराबर, और तीनों का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर होता है। कई बार जैसे आपसे एबीसी के पैरामीटर दे रखे हैं, एबी जैसे एबी बीसी सीए की लंबाई दे रखी है, तो एबीसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन एबीसी का क्षेत्रफल पूछने की बजाय आपसे डीईएफ का पूछ लिया, तो आप लिख देंगे डीईएफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जीबीसी का पूछ लिया तो एबीसी के क्षेत्रफल का 1/3 हो गया, और इसमें भी जीबीसी का भी आधा हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीबीडी, ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जीबीसी होता है, और ये 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है। यानी जो केंद्रक है, केंद्रक से किन्हीं भी दो शीर्षों को मिला दें, जीबीसी या जीसीए या जीएबी, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। और कितना है, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसान फॉर्मूला, और आसान फॉर्मूला, लेकिन कई बार केंद्रक से जो और त्रिभुज बन गए थे, केंद्रक से तीनों शीर्षों को मिला दिया तो 3 त्रिभुज बन गए, जीबीसी जीसीए जीएबी, उनका क्षेत्रफल पूछ सकता है, या भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बन गए उनका क्षेत्रफल पूछ सकता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
सबको याद होगा, ए बी सी मान लेते हैं। इसकी भुजा क्या है? ए है। ए है तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दें। एच, तो एच क्या है? सम्मुख किसी भी सिर से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। चूंकि समबाहु त्रिभुज है, लंब इसकी मध्य का भी है, तो पहले तो अपन एक बार लिख देते हैं, ए भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर है। इनको सबको एक साथ लिखते हैं। फिर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तब त्रिभुज की ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? ये वाली एच। ऊंचाई वैसे तो आपको सीधे सीधे याद करके रखनी है, लेकिन यहां मैं एक बार कैलकुलेट करके और लिख देता हूं। ये 60 डिग्री एंगल है, तो साइन 60 कितना हो गया? साइन 60 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एच अपॉन ए। और साइन 60 आप जानते हैं √3/2 एच अपॉन ए। तो एच बराबर कितना हो गया? ए टाइम्स √3/2। आसान सा प्रूफ, सीधा प्रूफ हो गया। साइन ऑफ एंगल लिया, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अप्लाई किया, सीधा सीधा आ गया। लेकिन अब प्रूफ करने का समय नहीं है, सीधा याद करके रखना है। अगर भुजा ए हो तो ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई हो जाएगी √3/2 टाइम्स ए, या आप इसको लिख सकते हो a √3/2। कैसे भी लिखाओ, दोनों का मतलब एक ही, आप जानते हैं अच्छी तरह। ऊंचाई की बात हो गई। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो √3/4 ए स्क्वायर हो गया। त्रिभुज की भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज ही चल रहा है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये अभी अपन हाइट की बात कर रहे थे। हाइट क्या है? यही इसकी मध्य का है। और अंतः केंद्र कौन सा होगा? जो केंद्रक है वही अंतः केंद्र हो जाएगा, जी। यही अंतः केंद्र है, यही पर केंद्र है। अंतः केंद्र की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये जी डी, ये अंतः केंद्र की त्रिज्या हो गई। अगर इसको अपन स्मॉल आर लिखते हैं तो स्मॉल आर जो अभी हाइट निकाली थी आपने √3/2 ए, उसका 1/3 हो गई। 1/3 हो गई तो कितना हो गया? a अपॉन 2√3। फिर ये कहते हैं त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी? जो ये वाली ए जी डिस्टेंस है, ये परिवृत्त की त्रिज्या होगी। ये कैपिटल आर लिख देते हैं। तो ये कितना हो गई? हाइट का 2/3 हो गई। हाइट कितना थी? देखो दोबारा लिखता हूं। हाइट बराबर थी आपके पास √3/2 ए, और ये स्मॉल आर अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका 1/3, तो वो a/2 √3 हो गई। और इसका डबल कैपिटल आर हो गई। तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी? परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, ये हो गई। तो अगर त्रिभुज की, मैं दोबारा ये सारे लिखे हुए दोबारा लिख देता हूं। त्रिभुज की भुजा ए हो तब मध्यका की लंबाई हाइट √3/2 ए, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 √3, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। तो ये सारी आपको उम्मीद है याद होगी सबको। फिर भी एक बार रिवाइज कर दिया, और कई दुर्घटनावश याद नहीं हो तो आप ये याद करके रखेंगे। अब त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h हो तब भुजा कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h है, तो अपन ने तो याद कर रखा है। ये आपकी h और भुजा इसकी क्या है? a। तो h आपने याद कर रखा है √3/2 टाइम्स a है। लेकिन अब आपको h गिवन है। h गिवन है तो भुजा कितनी हो गई? a। भुजा हो गई a बराबर 2h अपॉन √3। परिमिति कितनी हो गई? परिमिति 3 है। तीनों भुजाएं बराबर है, तो कितना? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3h हो गई। और एरिया कितना होगा? बेस इंटू हाइट, तो वो h² अपॉन √3 हो जाएगा। यहां कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस, बेस कितना? a,
ए कितना लिखा आपने, √3/2। अच्छा ए लिखा है 2h/√3, h के पदों में ले रहे हैं ना, तो हो गया 2h/√3। और फिर हाइट अपने पास h है, तो 2 कैंसिल हो गया, h² / √3। दोनों ही याद करके रखना है। अगर साइड दे रखी हो, ट्राइंगल की साइड दे रखी है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं और भुजा की लंबाई a है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, √3/4a²। और अगर हाइट दे रखी है ये h, तब ये कितना हो गया, h² / √3। उम्मीद है सभी को याद होगा, और ये फिर रिवाइज कर दिया आपने। तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी हो, तब अपन हाइट निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाइट दे रखी हो तो भुजा निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जिनका फॉर्मूला नहीं है उन भुजाओं, उनको क्या करते हैं अपन, त्रिभुज बदल लेते हैं। ABCD 2 त्रिभुज ले लिया आपने। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ABC प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल लिख देंगे। हाँ, अगर ये आपको पता है ये AC डिस्टेंस, AC जो डायगोनल है वो D दे रखा है, ये वाली हाइट h1 है और यहां से हाइट ले ली ये h2 है, तो क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप। कितना हो जाएगा, 1/2। ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट D इंटू h2, और आ जाएगा 1/2 D इंटू h1, यानी कि 1/2 ब्रैकेट h1 प्लस h2 इंटू D। अगर एक विकर्ण की लंबाई D हो और इस विकर्ण पर दूसरे शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई h1 h2 हो, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया हाफ ब्रैकेट h1 प्लस h2 इंटू D। याद रखते हो तब ठीक है, नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 2 ट्राइंगल कोई भी हो और भी कोई बहुभुज हो, चतुर्भुज की बात कर रहे थे, पंचभुज दे दिया, तब भी क्या करेंगे आप, त्रिभुजों में बदल लेंगे। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समलंब का क्षेत्रफल, चतुर्भुज की स्पेशल केस है। समलंब कैसा होता है, 2 भुजाएं समांतर होती हैं, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई A और B हो और इनके बीच की डिस्टेंस D हो, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाता है, हाफ D टाइम्स A प्लस B। ये क्षेत्रफल हो गया समलंब का क्षेत्रफल। कोई भी नई आकृति आ जाए तो उसको वही पुरानी में बदल के आप निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट, ABCDH समांतर चतुर्भुज दे दिया, ये साइड A हो गई, यहां से परपेंडिकुलर ले लिया, सपोज H बने, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट A इंटू H1। लेकिन अगर इसको बेस ले लेते आप, मान लिया AD साइड है, ये B है इसकी लंबाई, और यहां से इस पर लंब डाल दें या यहां से डाल देते हैं, ये H2 है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो B इंटू H2। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी हो, सपोज ये एंगल थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाता है फिर। और आप त्रिभुज में देखें, त्रिभुज A यहां लिख देते हैं E और ये लिख देते हैं F, तो इस ट्राइंगल में देखते हैं अपन साइन थीटा, साइन थीटा कितना आ जाएगा, यहां साइन थीटा आ जाएगा H1/B, और अगर इस ट्राइंगल में ले लें थीटा तो आ जाएगा ये हाइट मान ली थी आपने H2, तो आ जाएगा H2/A। तो अगर आपके पास हाइट ना हो, भुजाएं दे रखी हो, उनके बीच में कोण हो, तो यहां वैल्यू रख देते हैं, H1 की वैल्यू रख दें B साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, AB
साइन थीटा आ गया। और अगर ये भुजाएं नहीं दे रखी हो, हाइट दे रखी हो, तब तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की वैल्यू रख दी, यहां पे ए की वैल्यू क्या आएगी, H2 अपॉन साइन थीटा, तो ये H1 H2 अपॉन साइन थीटा। ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात हुई। सबसे पॉपुलर स्थिति, दोनों भुजाएं दे रखी हो ए और बी, और भुजाओं के बीच में कोण थीटा हो, तब आता है ए बी साइन थीटा। ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा बी, और ये थीटा। दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, दोनों विकर्ण मिला दिए, वो दोनों शीर्ष मिला दिए, एक विकर्ण ले लिया। विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप जानते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, उसका डबल कर दिया, ए बी साइन थीटा आ गया। तो ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात हुई। जो इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उसकी सहायता से आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज वही है, समांतर चतुर्भुज के जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई होंगे। एक नया फॉर्मूला और ले लेते हैं। समांतर चतुर्भुज तो अभी दे ही रखा था, अब समचतुर्भुज की बात हो गई। समचतुर्भुज कौन सा है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी डी, ये विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ये वाला विकर्ण मान लो D1 है और ये D2 है। ये विकर्ण 90 डिग्री पे होते हैं, तो चार त्रिभुज बन गए। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 गुना कर देंगे, तो यहाँ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2। जो समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूले थे वो तो एप्लीकेबल है ही, एक नया फॉर्मूला आ गया तो सीधा सीधे याद रखेंगे, 1/2 D1 D2। D1 D2 क्या है, इसके विकर्ण। आयत का क्षेत्रफल सब जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी L है, चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। सीधा सीधा आसान। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग उसका स्पेशल केस है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक बिंदु से जाने वाली दोनों भुजाएं लंबवत होती हैं। ये भुजा ए है, तो सभी भुजाएं ए हो गई, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए स्क्वायर हो गया। और अगर विकर्ण दे रखा हो, विकर्ण जैसे डी है, तो डी बराबर कितना होता है, डी बराबर √2a होता है। तो यहां अगर ए की वैल्यू रख दें तो ये डी स्क्वायर अपॉन 2b हो जाएगा। वर्ग की भुजा दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और विकर्ण दे रखा हो तो विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सब जानते ही हैं, πr²। त्रिज्यखंड जो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है, त्रिज्या r है, त्रिज्यखंड सेक्टर AOB का क्षेत्रफल, दो त्रिज्याओं के बीच में एंगल की थीटा है, वृत्त के क्षेत्रफल से ही कंपेयर करके निकाल देते हैं, तो आता है 1/2 r² थीटा। और अगर ये चाप की लंबाई आपकी L हो, आप जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या, यानी r थीटा की जगह L लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाता है 1/2 r इंटू r थीटा, वो L हो गया। यहां थीटा क्या है, रेडियन में, डिग्री में नहीं होगा, अगर डिग्री में होगा तो उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। अगर थीटा पूरा सर्किल घूम जाए, आप यहां से ये घूम के पूरा आ गए तो पूरा सर्किल बन जाएगा। सर्किल भी दो त्रिज्याओं के बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितना, 2π, थीटा की जगह 2π रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, πr²। वो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल πr² होता है। तो ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात हुई। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेगमेंट,
ये वृत्तखंड हो गया, ये सेंटर आपका O, रेडियस R और दोनों रेडियस के बीच में एंगल थीटा। सर्कुलर सेगमेंट कौन सा है? ये वाला है, नाम लिख देते हैं C। वृत्तखंड ACBA का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कुलर सेगमेंट ACBA, तो ये कितना हो गया? त्रिज्यखंड OACBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा दें। ये क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 r² थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जानते हैं, दोनों भुजाएं क्या है? R R, और दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो 1/2 r इंटू r इंटू थीटा। r²/2 कॉमन ले लिया, थीटा माइनस साइन थीटा। कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। तो r वृत्त वाली, r त्रिज्या वाला सर्किल, दो त्रिज्याओं के बीच, हाँ मतलब ऐसा सेगमेंट जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता हो, उसका क्षेत्रफल आ गया 1/r²/2 ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, सर्कुलर सेगमेंट का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त आपको ऐसा दे रखा है जिसकी जो अक्षें 2a और 2b लंबाई वाली हैं। ये लंबाई 2a और ये लंबाई 2b, तब इसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं, इसकी परिधि भी लिख सकते हैं। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, इससे ही अपन उसका निकालते हैं वृत्त का। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है अपने पास π√2 टाइम्स a² प्लस b²। और अगर a और b दोनों बराबर हो जाएं तो ये क्या बन जाता है? सर्किल बन जाता है। इसकी परिधि भी लिख देते हैं, परिधि पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस वो हो जाती है πAB। तो ये दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल की बात हुई। समबाहुभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन समबाहु त्रिभुज है, ये चतुर्भुज वर्ग बन जाता है। अब अपन लेते हैं सपोज n भुजा वाला लेते हैं। A1 A2 A3 ये AN, ये इनका सेंटर हो गया। अगर यहां से मिला दें तो इस तरह से n भुजाओं वाले ऐसा बहुभुज लिया जिसकी n भुजाएं हैं। n भुजाओं वाले समबाहुभुज जिसकी भुजा A है, का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ये n टाइम्स त्रिभुज A1O A2 का क्षेत्रफल। अभी अपन बात कर रहे थे कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसा करते हैं? त्रिभुजों बदल लेते हैं। तो एक त्रिभुज अगर इसकी ये हाइट आ जाए तो काम चल जाएगा। तो हाइट अगर भुजा A है तो ये हाइट होती है A/2 cot π/n। कैसे आ जाती है? बड़ा आसान काम है। ऊपर जो ट्राइंगल है, मैं अगले पेज पे बना देता हूं। ये जो ट्राइंगल है OA1 A2,
इस सर्किल ओ के चारों ओर देखेंगे तो 2 पाई एंगल बनेगा, लेकिन ये एन बहुभुज बनेंगे, वो एन त्रिभुज बनेंगे, तो ये एंगल 2 पाई बाई एन हो गया। और यहां इसका देखा आधा, ये पाई बाई एन हो गया। और ये सारी भुजा कितनी थी, ए, तो आधी भुजा कितनी हो जाएगी, ए बाई 2, और ये हाइट, तो यहां से 10 पाई बाई एन लें आप, 10 पाई बाई एन हो जाएगी ए बाई 2 अपॉन एच, और दिस इम्प्लाइज एच बराबर हो जाएगा ए बाई 2 अपॉन 10 पाई बाई एन, यानी कि कॉट पाई बाई एन। आसानी से क्या अपने तो सेंट्रल वाला एंगल ले लिया है, कई बार ये एंगल दे रखा होता है, ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एंगल दे रखा होता है तो उसकी सहायता से निकालेंगे तो वो 10 आ जाएगा। अपन ने ऊपर वाला एंगल ले लिया सेंट्रल एंगल का हाफ, तो एच बराबर ए बाई 2 कॉट पाई बाई एन, यही आपने लिखा था यहाँ। तो एरिया कितना हो जाएगा फिर, एन, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए, और हाइट हो गई ए बाई 2 कॉट पाई बाई एन, पाई बाई एन मैंने ये 2 लिख दिया। तो फाइनली लिख दें अगर क्षेत्रफल कितना हो गया, ये एरिया एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। ये एन भुजा वाले रेगुलर पॉलीगन समबहुभुज जिसकी साइड ए है उसका एरिया हो गया एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। दोबारा यहां लिखता हूं, एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन, ये एरिया रहा आपका। इसको आप वेरीफाई कर लें, एन बराबर 3 रखने पर वेरीफाई कैसे हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता है आपको, √3/4 ए स्क्वायर होता है ए भुजा वाले, तो एन बराबर 3 रख दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बल्कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एन बराबर 3 रखेंगे तो 3 ए स्क्वायर बाई 4 और कॉट पाई बाई 3, कॉट पाई बाई 3 कितना होता है, कॉट पाई बाई 3 1/√3, तो हो गया ये √3 ए स्क्वायर बाई 4। कॉट पाई बाई 3 टेंजेंट पाई बाई 6 के बराबर होता है, टेंजेंट पाई बाई 6 1/√3, तो √3 ए स्क्वायर बाई 4 आ गया। इससे वेरीफाई हो गया कि जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला सही है। अगर बाय द वे याद नहीं हो तो याद करके रखें, कई बार फॉर्मूला ही आ जाता है और कई बार पूछ लेते हैं। आपसे समषटभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया तो एन बराबर 6 लिख देंगे। समषटभुज का क्षेत्रफल, बहुभुज का क्षेत्रफल क्या लिखा है अभी आपने, दोबारा देखते हैं, एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। अब षटभुज का क्षेत्रफल लिखना है, हेक्सागन का एरिया, तो एन बराबर 6 लिख दिया, 6 ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई 6। अब कॉट पाई बाई 6 कितना होगा, √3, 6 √3 ए स्क्वायर बाई 4। फिर ये सत्यापन हो गया आपका। देखिए जो हेक्सागन बनता है समषटभुज रेगुलर हेक्सागन जिसकी भुजा ए है, तो ये 6 त्रिभुज बनते हैं। ये एंगल 60 डिग्री का है इसमें, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, ए ए ए समबाहु त्रिभुज बन गया। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो आप कितना, √3/4 ए स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आ गया। तो आपने जो फॉर्मूला लिखा एन ए स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई एन, इसकी सहायता से हेक्सागन के एरिया लिखा। और अगर अष्टभुज का क्षेत्रफल लिखना हो तो अष्टभुज का लिख सकते हैं, एन बराबर 8 रखने पर सम अष्टभुज रेगुलर ऑक्टागन का क्षेत्रफल, कितना आ गया, एन 8 लिख दिया, ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई 8। अब कॉट पाई बाई 8 का मान याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसे कॉट पाई बाई 8 10 पाई बाई 8 का होता है √2 - 1 और कॉट पाई बाई 8 का हो गया √2 + 1,
2 × √2 + 1 a², ये आ जाएगा। क्या किया अपन ने, cot π/8 की वैल्यू रख दी। वैसे उम्मीद है मुझे सही याद है। cot π/8 1/10 π/8, 10 π/8 √2 - 1, तो ये आपका √2 + 1। और कोई मिस्टेक हो तो चेंज कर लेना। हाँ, तो ये समअष्टभुज का क्षेत्रफल हो गया। फिर आता है घन क्यूब। अब ये फॉर्मूले तो आपको सारे याद रहते हैं। घन एक ऐसा बॉक्स है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है। ABCD PQRS, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब इसके बारे में सारी जानकारी आपके पास है, फिर भी देखते हैं क्या क्या लिखना है आपको। यदि घन की भुजा A हो तो घन के एक सतह के विकर्ण की लंबाई, घन की एक सतह जैसे ऊपर वाली सतह दिख रही है, तो ऊपर वाली सतह का विकर्ण देखते हैं अपन। ऊपर वाली सतह का विकर्ण ये आ गया PR। तो PR ये वाली दूरी A है, ये वाली दूरी भी A है, तो ये कितनी हो गई, √2a। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि घन के एक सतह के विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, √2a हो गई। अगर घन की भुजा A है तो उसकी सतह, एक सतह जो अभी अपन सतह देख रहे थे, ये वाली सतह हो गई ऊपर वाली सतह, और इसके एक विकर्ण की लंबाई फिगर में दिखाई दे रही है आपको। ऊपर PQRS एक्चुअल में क्या है, ये वर्ग बन जाता है। जो PQRS ऊपर वाली जो फेस है ये वर्ग है, और वर्ग के विकर्ण तो आप जानते हैं बिल्कुल, ये लंबाई A है और ये लंबाई भी A है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये √2 टाइम्स A हो गई। तो बेहद आसान। घन के विकर्ण की लंबाई, अब घन के विकर्ण की बात हो गई। घन का विकर्ण कौन सा आएगा, दोबारा एक फिगर बनाता हूं, वैसे तो उसी में देख सकते हैं। आसानी से प्रूफ हो जाता है। ABCD PQRS, तो विकर्ण कौन से होंगे, ए से जाने वाला विकर्ण देखें। एक तो सामने वाली फेस का विकर्ण और घन का विकर्ण। जिस कमरे में बैठे हैं आप वो कमरा समझ लें घन है। तो जैसे ए पॉइंट ये रहा, सपोज ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट यहां है, तो डी पॉइंट से ऊपर जो ऊपर वाली छत का विपरीत सिरा, तो ए से जाने वाला विकर्ण कौन सा होगा, AR होगा। बी से जाने वाला विकर्ण कौन सा दिख रहा है, BS दिख रहा है। सी से जाने वाला विकर्ण CP, और डी से जाने वाला विकर्ण DQ। और किसी भी विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, √a² + a² + a², यानी कि √3a के बराबर हो जाएगी। अगर A और R को मिला दें तो AR जो बनेगा इस तरह से आएगा, AR, और R से नीचे लंब डाल रखा है वो C है, AC को मिला दें। CR, ये हाइट तो कितनी है, CR तो अपने पास A के बराबर है, क्योंकि भुजा A है, CR भुजा हो गई। AC नीचे वाली फेस का विकर्ण है, तो नीचे वाली फेस के विकर्ण की लंबाई कितना है, √2a है। दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो ये 3a² और अंडर रूट ले लेंगे तो √3a आ जाएगा। तो AR² कितना हुआ, AR² हुआ AC² + CR²। AC और CR दोनों लंबत हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से AR² आ गया आपके पास। AR² बराबर AC² + CR²। CR भुजाएं
AC नीचे वाला फेस का विकर्ण है, वो अभी आपने निकाला था √2 है, तो अभी ये ट्राइंगल बना। ट्राइंगल दिखेगा नहीं, ये घन के अंदर होगा। तो इस तरह से आपको सीधे सीधे याद कर लेना है इस समय। √3 टाइम्स A हो गया। घन की सभी कोरों की लंबाई, घन में कितनी कोर होती है? घन की कोर याद होंगी सारी आपको। 4 ये दिखाई दे रही हैं, 4 ऊपर 4 नीचे 12। सभी भुजाओं की लंबाई, सभी कोरों की लंबाई कितनी हो गई? 12A हो गई। एक भुजा, एक कोर A है तो 12 भुजाएं हैं, 12 कोर हैं तो उनकी लंबाई 12A हो गई। नीचे वाली फेस देखें, 4 भुजाएं हो गई वर्ग की। ऊपर वाली फेस 4 भुजाएं इसकी हो गई, फिर चारों दीवाल उनमें 4 भुजाएं वो हो गई, तो 12 हो गई। इस तरह से घन की एक सतह का क्षेत्रफल, घन की एक सतह का क्षेत्रफल वो क्या है? वर्ग है, तो A² के बराबर हो गया। घन की एक सतह का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वन सरफेस, A भुजा वाला घन है। ऊपर वाली अपन फेस लेते हैं, ऊपर वाली फेस ये रही। ऊपर वाली फेस भी क्या है? वर्ग है। ये लेंथ A है, ये भी A है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? A² हो गया। एक सतह का क्षेत्रफल A² के बराबर। ऊपर से खुले घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अब ये ऊपर वाली सतह नहीं हो, जैसे एक बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, लेकिन ऊपर से खुला हुआ है, तो कितनी फेस हो जाएंगी? एक तो नीचे वाली फेस और 4 दीवार, 5 हो गई। तो एक सतह का क्षेत्रफल A² है, तो 5 सतहों का क्षेत्रफल कितना हो गया? 5A² हो गया। जैसा क्वेश्चन हो उसके हिसाब से लिखेंगे अपन। घन की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल या घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी तो क्या था? ऊपर से खुला घन था, तो ऊपर वाली छत नहीं ले रहे थे, 4 दीवार और नीचे वाला फर्श 5A² हो गया। अब ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल A² है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया? 4A² हो गया। घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, अब संपूर्ण सतह कितनी हो गई? 6 हो गई। नीचे वाला बेस, ऊपर वाली छत और चारों दीवार। एक फेस का क्षेत्रफल A², तो 6 सतहों का क्षेत्रफल 6A² हो गया। अब पूरे घन की सारी सतहों का क्षेत्रफल हो गया। कई बार कहते हैं घन दे रखा है A भुजा वाला, या कह देगा A क्या है? 3 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाला एक बक्सा बना दिया जो अंदर से खाली है। अब इसके से सफेदी करनी है बाहर, तो बाहर सफेदी करनी है या बाहर कोई कलर करना है आपको, तो कितने करना पड़ेगा? 6A² आ जाएगा। लेकिन आपने कहा कि बाहर और अंदर दोनों तरफ करना है, तो अंदर का भी आएगा और बाहर का भी। 6A² + 6A² 12A² हो जाएगा। घन का आयतन, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो A³ हो जाता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर दे रखी हैं, तो घन का आयतन कितना हो गया? A³ हो गया। घनाभ, जैसा घन है उसी तरह से घनाभ हो गया। अब घनाभ में क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो गई। ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, वो अब घनाभ बन जाता है। सब उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं घन की तरह। देखें क्या क्या पूछा है आपसे। यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H हो, तब घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन कितना हो गया? L × B × H हो गया। घनाभ की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, कितनी सतह होती हैं इसमें? 6 सतह होती हैं। एक बार दोबारा बना देता हूं। नीचे वाली जो सतह है उसके जो शीर्ष बिंदु हैं उनका नाम दे दिया ABCD, और ऊपर वाली सतह है उसका नाम दे दिया PQRS, सतह के शीर्ष। ये लंबाई आपने L ले ली, चौड़ाई आपने B ले ली,
और जो हाइट है ये c है। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल देखें। नीचे वाली सतह क्या है, लंबाई l और चौड़ाई b, तो l इंटू बी हो गया। ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह बराबर है, तो ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल भी 2l भी आएगा, तो ये 2l भी आएगा, तो ऐड हो गया। साइड वाली सतह देखी, ये वाली, इसकी चौड़ाई अपन घनाभ की b थी और हाइट c, तो ये b और c भुजा वाला आयत बन गया, इसका क्षेत्रफल bc हो गया। लेकिन ये साइड वाले जो इधर दिखाई दे रही है इसका भी bc आएगा, तो ये 2bc हो गया। सामने वाली फेस ABQP, लंबाई l है और ऊंचाई SC हो गई, तो वो l इंटू सी हो गया। और यही पीछे वाली तो 2 टाइम्स l इंटू सी, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 आउटसाइड ले लिया, LB प्लस BC प्लस CL, ये संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल हो गया। ऊपर से खुले घनाभ की सतह का क्षेत्रफल, ऊपर से खुला यानी कि ऊपर जो छत है PQRS, ये ओपन है, ये नहीं है अपने पास, कमरा है, छत नहीं है उसकी। तो ऊपर वाला क्या था, लंबाई तो L थी और चौड़ाई B, तो L भी कम हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, LB प्लस 2BC प्लस 2CL, ये क्षेत्रफल हो गए। ऊपर से खुला है उस घनाभ का क्षेत्रफल आ गया। तो आयतन घन के विकर्ण की लंबाई √L² प्लस B² प्लस C², घन के विकर्ण की लंबाई उसी तरह से प्रूव कर लेते हैं। गोला स्फीयर आ गया, जैसे फुटबॉल होती है वो गोला है, और ये रिंग जैसे चूड़ियां होती हैं महिलाएं जो पहनती हैं वो तो सर्किल का एग्जाम्पल हो गया, और ये आपका गोला जैसे फुटबॉल हो गया, सॉलिड भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है। और वैसे देखें ज्योमेट्रिकली, एक सर्किल ले लें अपन और व्यास के सारे उसको घुमा दें, तो घुमाने से जो सॉलिड बनेगा वो आपका स्फीयर बन जाएगा। परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि आकाश में ऐसे बिंदुओं का संग्रह जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी समान रहती है गोला बनाते हैं। स्थिर बिंदु गोले का केंद्र और समान दूरी गोले की त्रिज्या होती है। यदि किसी गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन 4/3 πr3, सभी को याद होगा अच्छी तरह से। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 πr² हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr², मतलब जैसे फुटबॉल है तो ऊपर की सतह का एरिया निकालना हो तो वो 4 πr² होता है। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला नीचे वाला क्षेत्रफल भी है, लेकिन नीचे वाला नहीं लेना आपको, कौन सा है, वक्र क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला। मतलब आप इस तरह समझें जैसे आप बिल्कुल स्फेरिकल आप एक तरबूज लेके आ गए और तरबूज को आपने काट दिया, वो उसको उल्टा रख दिया, तो ऊपर जो टोपी वाला हिस्सा है उसका ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 πr² हो जाएगा। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल कितना था, 4 πr², तो वक्र पृष्ठ का कितना हो गया, 2 πr² हो गया। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अभी अपन बात कर रहे थे तो संपूर्ण पृष्ठ में कौन सा आ गया, ये वाला भी आ गया नीचे इसके। तो 2 πr² तो हो गया। और ये दिख रहा है बेस, ये तो सर्किल है, ये सर्किल कौन सा है, r त्रिज्या वाला। इस सर्किल का रेड वाले का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात आएगी तो कौन सा लेंगे आप, 2 πr² प्लस πr², तो ये 3 πr² हो गया। ये अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। बेलन या लंबवृत्तीय बेलन, बेलन क्या है,
कोई भी जैसे पेड़ के तने होते हैं सब बेलन ही होते हैं। सर्कुलर बेलन, बेस आपका सर्किल हो जाए तो ये सर्कुलर बेलन हो गया। ये कह रहा है राइट सर्कुलर लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन यानी कि ऊपर जो पेड़ के तने का हिस्सा है वो सर्किल के लंबवत है, ये लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। ऊपर और नीचे दोनों सर्किल दे रखें। सर्किल की त्रिज्या जैसे आर है तो ऊपर वाले सर्किल का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं आप। ये सर्कुलर बेलन, जो भी फॉर्मूले अपने आप बेलन के हैं या लंबवृत्तीय बेलन के, यही जो मेंसुरेशन में फॉर्मूले हैं सारे लंबवृत्तीय बेलन के फॉर्मूले हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या आर यानी कि आधार की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच हो तब बेलन की एक सिरे की परिधि, अगर आर ऊंचाई है, नहीं आर रेडियस है, तो ऊपर परिधि क्या होगी, परिधि यानी कि ऊपर वाले सर्किल की परिधि वो 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर हो जाएगी। ये ऊपर वाला बेलन और बेलन के ऊपर वाला जो सिरा है सर्किल है, आर त्रिज्या है तो ऊपर वाली परिधि कितनी हो गई, 2 पाई आर हो गई। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार और टॉप दोनों का क्षेत्रफल कितना है, सर्किल के क्षेत्रफल के बराबर, पाई आर स्क्वायर हो गया। कौन से क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ऊपर जो सर्किल है आर रेडियस वाला सर्किल है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। यहां लिखी बेलन के एक सिरे की परिधि और ऊपर ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। ठोस बेलन के वक्र या त्रियर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसे अपन देखते हैं, ये अपने पास सीट है, इसका जैसे ये बेलन बना दिया तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं कितना होगा। तो इसको अगर यहां काट दें तो इस तरह से क्या बन जाएगी, ये तो आयत बन गया। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई अभी आपने देखा परिधि कितना था, 2 पाई एच, 2 पाई आर, और हाइट कितनी थी h। तो जो बेलन की हाइट है, ये जो हाइट है ये तो चौड़ाई हो गई और अपन ने सारा बेलन से खोल दिया तो ये हाइट h और ये 2 पाई आर, तो कितना एरिया हो गया, 2 पाई आर इंटू एच हो गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ भी आ गया, नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल। तो अभी तो आपने लिखेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर कॉमन ले लें, आर प्लस एच हो गया। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये बेलन का आयतन हो गया। शंकु या लंबवृत्तीय शंकु, कोन या राइट सर्कुलर कोन, नीचे कोई भी अपन फिगर ले लें और ऊपर एक शीर्ष है इससे मिला दें तो ये जो आकृति बनती है कोन बन जाती है। लेकिन सर्कुलर कोन, वृत्तीय कोन, ये वृत्तीय कोन नीचे वृत्त हो गया और एक शीर्ष से सभी को मिला दिया तो ये कोन हो गया। लेकिन कह रहा है राइट सर्कुलर यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है नीचे सर्किल के लंबवत है तो ये राइट सर्कुलर कोन हो गया। यहां से लंब डालने बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। तो ओ सी ये कोण की अक्ष कहलाती है, ये अर्धशीर्ष कोण कहलाता है। और नीचे जो वृत्त है, ये वृत्त के आधार की त्रिज्या आर हो तो ये सर्किल के आधार जो उसकी त्रिज्या आर है तो उसके हिसाब से अपन सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। क्या क्या पूछा है, शंकु या लंबवृत्तीय शंकु, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या आर, ऊंचाई एस तथा उसकी त्यर्क ऊंचाई एल हो। त्यर्क ऊंचाई कौन सी है, ये वाली जो हाइट है ये त्यर्क ऊंचाई कहलाती है। तब शंकु का वक्र पृष्ठ या त्यर्क पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। आर आधार की त्रिज्या और एल उसकी त्यर्क ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल त्यर्क पृष्ठ हो गया और संपूर्ण पृष्ठ आधार को और जोड़ देते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल
पाई आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आर प्लस एल आ जाएगा। ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। शंकु का आयतन 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये शंकु के आयतन की बात हो गई। तो बस इतना ही अपने यहां होता है। अच्छा, शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये क्या है? जैसे कोई शंकु दे रखा है, शंकु के आधार के समांतर एक पृष्ठ लें और उसको काट दें, तो ऊपर वाला हिस्सा हटा दें। ये शंकु दे रखा था आपको, ऊपर वाले हिस्से को इसमें से आप हटा दें। तो ये वाला हिस्सा बच गया, इसको दोबारा बना दें। तो ये शंकु का छिन्नक कहलाता है। मान लें ऊपर वाली जो फेस है उसकी त्रिज्या R2, नीचे वाली फेस की त्रिज्या R1 और ये हाइट H और उसकी स्लैंट हाइट L है। ये आपका छिन्नक हो गया। तो छिन्नक का क्या क्या पूछ सकते हैं आप, जो अभी उसका देख रहे थे, आयतन पूछे, देखें लिखते हैं आगे। शंकु के छिन्नक का आयतन तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। R1 क्या है? नीचे वाले आधार की त्रिज्या। R2 क्या है? ऊपर वाले आधार की त्रिज्या, और H उसकी हाइट है। अगर इसको प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? ये पूरा कोण लेके चलेंगे और दो ट्रायंगल जब यहां से इसको मिला देते हैं, क्योंकि ये समरूप बनेंगे, तो अपन बड़े कोण के आयतन में से छोटे कोण का आयतन घटा देंगे, तो अपने पास छिन्नक का आयतन आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया? इसका आयतन की बात हो गई। फिर पूछते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आ जाता है पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू L। L क्या है? छिन्नक की त्यर्क ऊंचाई। फिर लेते हैं शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी जो पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा, क्या लिखा आपने? वक्र पृष्ठ लिखा था, पाई टाइम्स ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू L। अब ऊपर वाले सर्किल का क्षेत्रफल, नीचे वाले सर्किल का क्षेत्रफल, नीचे वाले का तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और ऊपर वाले सर्किल का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। तो ये संपूर्ण वृत्त क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। फिर आता है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड आपका अभी नीचे अपन वो शंकु ले रहे थे। शंकु क्या था? सर्कुलर कोन था। अब कोन की जगह यहां पे कोई भी अपन बहुभुज बना दें और ऊपर एक पॉइंट ले लें, उससे सारे शीर्षों को मिला दें, तो ये पिरामिड बन जाता है। नीचे अगर वर्ग ले लें तो इसका आधार आपका ये वर्गाकार आधार हो गया, ये पिरामिड हो गया। ये पिरामिड की आकृति हो गई। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा इसका? जो ये पृष्ठ जो बन रहे हैं साइड में तो क्या बनेंगे? ये त्रिभुज बनेंगे और नीचे आधार हो जाएगा। तो क्या आएगा आपके? अगर जैसे n भुजाओं वाला बहुभुज हो तो n इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब अपन ये मान के चल रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? समान है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। अभी जो आपने बनाया था वर्ग था, तो वर्ग में क्या है कि 4 बनेंगे। ये अगर पेंटागन है तो 5 बनेंगे। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे और 4 गुणा कर देंगे, और नीचे जो आधार है उसका क्षेत्रफल लेंगे, जैसा दे रखा होगा उसके हिसाब से लिखेंगे। फिर पिरामिड का आयतन, जो कोण का आयतन होता है, 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई।
ये पिरामिड का आयतन आ जाता है। कौन वाले फॉर्मूले ही काम करते हैं। प्रिज्म, अब प्रिज्म क्या है, जो सिलेंडर है उस तरह का प्रिज्म होता है। सिलेंडर में तो क्या था, नीचे आपने सर्किल ले रखा था, अब दो ट्रायंगल ले लें, सर्किल की जगह क्या हो जाए, बेस ट्रायंगल हो जाए, तो ये प्रिज्म बन जाएगा। हेक्सागन भी ले सकते हैं, पेंटागन ले सकते हैं, कोई भी ले लें, जो फिगर नीचे है वही फिगर ऊपर ले लें आप। तो ये आपके क्या बन जाते हैं, पिरामिड बन जाते हैं। पिरामिड के फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही आते हैं जो बेलन के लिए थे। प्रिज्म नहीं, प्रिज्म के फॉर्मूले, यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की आकृति वृत्त के स्थान पर बहुभुज कर दी जाए तो प्रिज्म प्राप्त होगा। जो अपन बात कर रहे थे उसी को लिख दिया है। प्रिज्म का संपूर्ण क्षेत्रफल, अब जो प्रिज्म में जो बन रहे थे, इधर देखें आप, प्रिज्म में जो बन रहे हैं ये आयत बन रहे हैं। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में तो 3 फेस होंगी, और अगर ये पेंटागन होगा तो 5 फेस होंगी। मतलब जितनी फेस होंगी उसमें आयत का क्षेत्रफल और इंटू फेस की संख्या इंटू प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, सपोज n भुजा वाला बहुभुज था, n इंटू एक पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ क्या है, आयतन है, वो आयत था उसमें का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल इसमें नीचे भी आधार ऊपर भी है तो 2 टाइम्स कर देते हैं इसको। ये हो गया, नीचे भी बेस है और ऊपर भी बेस है। प्रिज्म का आयतन, जो बेलन का आयतन था, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, जो बेलन के फॉर्मूले थे वही इसमें काम आएंगे। अब जैसी भी इसकी शेप होगी उसके हिसाब से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को आधार मानकर बने प्रिज्म जिसकी ऊंचाई h हो का आयतन, अब आपको दे दिया नीचे समबाहु त्रिभुज बना दिया। समबाहु त्रिभुज बन गया तो ऊपर भी आपका समबाहु त्रिभुज होगा, इसको आधार मान के ये प्रिज्म बना दिया। अब इसका आयतन चाहिए, तो आयतन कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो आधार का क्षेत्रफल कितना ऊंचा है, आधार का क्षेत्रफल तो हो गया √3/4 a स्क्वायर और h ये रहा, तो ये आयतन आ गया। ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल आप जानते हैं √3/4 a स्क्वायर होता है, और हाइट आपको दे रखी है h हाइट है, h हाइट है तो h से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट आ गया। वक्र पृष्ठ, अब वक्र पृष्ठ में क्या बनाए, ये आयत बन रहा है। आयत कौन सा है, जिसकी ऊंचाई h है और चौड़ाई a है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, a इंटू h हो गया। और 3 है, 3 पृष्ठ है वक्र पृष्ठ में, त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर 3 आयत बने हुए, प्रत्येक आयत की ऊंचाई मतलब लंबाई कह लें अपन h है और चौड़ाई a हो गई, तो 3ah हो गया। संपूर्ण पृष्ठ 3ah, ये तो वो हो गया, एक त्रिभुज नीचे और एक त्रिभुज ऊपर, तो 2 इंटू √3/4 a स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो अपने यहाँ क्या है, यही फिगर थे, अपने प्रिज्म और पिरामिड वाले भी कर लिए इसमें। तो इस तरह से यहां आप देख सकते हैं सारे प्लेन ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले रिवाइज किए, फिर अपने एरिया वगैरह लिया, फिर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले लिए। बहुत आसान टॉपिक है, आसान फॉर्मूले। ये कई लोगों ने मैसेज कर दिया था, कई लोगों के फोन आ गए थे कि इसके रिवाइज करा दो, वैसा कुछ नहीं था इसमें, फिर भी मैंने एक फॉर्मूले आपको रिवाइज किए, और अपनी जो 9th-10th की पुस्तक होती है वही है, तो आप फॉर्मूले याद रखें। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनते, सीट्स में तो टिपिकल भी दे देते हैं, बाकी आसान क्वेश्चन आते हैं। 9th-10th का पोर्शन है, तो मैंने सारे फॉर्मूले रिवाइज करने की कोशिश की है, और इन्हीं से कई बार क्वेश्चन ऐसे मिक्स बना देते हैं, भाषा थोड़ा ढंग से देख के उसको क्वेश्चन करेंगे। सभी के क्वेश्चन उम्मीद है 9th-10th वाले पोर्शन में सही होने चाहिए,
फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।